Hello students, in today's lecture number 5 on light reflection and refraction for class 10, we shall have discussion on first examples of refraction of light. Dear students, lecture number 4 में हमने बात की थी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक फिनोमिना है जिसमें लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है और अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स आप देखते होंगे। जैसे नंबर 1 यदि एग्जांपल की मैं बात करूं तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स ये एक एग्जांपल है जो आप अपनी डेली लाइफ में देखते होंगे। ट्विंकलिंग ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, रात में तारों का टिमटिमाना, ये रिफ्रैक्शन के कारण होता है। क्यों होता है देखिए, सपोज ये एक स्टार है, ठीक है। इस स्टार से जो रे आ रही है लाइट की इस तरीके से आएगी और ये इस तरीके से यहाँ से जगह जगह से बेंड होगी। मैंने एक जगह से इसको बेंड किया है। जगह जगह से इसलिए बेंड होगी क्योंकि जैसे जैसे ये लाइट नीचे की तरफ आएगी तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डिक्रीज होता है। नीचे की तरफ जाने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है डिक्रीज होता है क्योंकि टेम्परेचर वेरिएशंस आते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, नीचे की तरफ जाने पर, अर्थ सरफेस की तरफ जाने पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होने की वजह से यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज होने की वजह से ये लाइट रे कई जगह रास्ते में अपना पाथ चेंज करेगी, यानी ये अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट होगी। यहाँ तो आपको एक बार डेविएशन मैंने दिखाया है, तो जैसे ये डेविएट हो गई एक बार, तो इस स्टार की जो पोजीशन है, इस ऑब्जर्वर को जो अर्थ सरफेस से देख रहा है, ये ऑब्जर्वर है जो अर्थ सरफेस से इस स्टार को ऑब्जर्व कर रहा है, तो इसको ये स्टार इसकी ओरिजिनल पोजीशन पर दिखाई ना दे करके यहाँ कहीं दिखाई देगा और ये कंटिन्यूअसली अपनी जगह जो है चेंज करता रहेगा। मतलब ये है कि ये स्टार अलग अलग जगह दिखाई देगा बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस चेंज इन द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जो है ये किसकी वजह से होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। इसके अलावा उम्मीद है आप सब लोगों ने ये एक्टिविटी की भी होगी। कल मैंने आपको बताया था लेक्चर नंबर 4 में कि जब हम पानी से भरे हुए गिलास में कोई स्ट्रेट पेंसिल रखते हैं या पेन रखते हैं तो वो मुड़ा हुआ दिखाई देता है। बेंडिंग ऑफ एन इमर्ज्ड ऑब्जेक्ट। इमर्ज्ड मतलब डूबा हुआ जो ऑब्जेक्ट है, पानी के अंदर जो डूबा हुआ ऑब्जेक्ट है वो आपको बेंड दिखाई देता है, मुड़ा हुआ दिखाई देता है। और ये भी किसके कारण होता है, ये भी कारण होता है रिफ्रैक्शन के। जैसे कि ये एक गिलास है जिसमें आपने पानी भर दिया, इस गिलास में आपने पानी भर दिया और इस गिलास में पानी भरने के बाद में आपने इसमें पेंसिल को रखा, इस तरीके से पेंसिल को रखा तो ये पेंसिल स्ट्रेट दिखाई ना दे करके साइड से देखने पर ये बेंड दिखाई देती है, मुड़ी हुई दिखाई देती है। ये बेंडिंग ऑफ ऑब्जेक्ट जो है ये किसके कारण है, रिफ्रैक्शन के कारण है। क्योंकि यहाँ पर वाटर मीडियम है, वाटर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है और बाहर जहां से आप देख रहे हैं वहां मीडियम एयर है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है। तो चेंज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण हमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है ऑब्जर्व होता है और उस वजह से ये जो स्ट्रेट पेंसिल है ये हमें मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो बेंडिंग ऑफ एन इमर्ज्ड ऑब्जेक्ट ये भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है। इसके अलावा यदि आप देखें सन को, सन एपियर्स ओवल शेप्ड। ओवल शेप का दिखाई देता है किस समय, एट मॉर्निंग एंड इवनिंग। मॉर्निंग में जब सनराइज होता है और इवनिंग में जब सनसेट होता है तो उस समय सन ओवल शेप का दिखाई देता है। और इसके पीछे भी जो वजह है वो क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। ये है सन, ये जो सन है इसका जो शेप है ओवल शेप का दिखाई देता है मॉर्निंग एंड इवनिंग में आपने ऑब्जर्व भी किया होगा। क्यों कि अर्थ हमारा कुछ इस टाइप से है, स्फेरिकल है, ऑलमोस्ट स्फेरिकल, और ये ऑब्जर्वर है। ये ऑब्जर्वर जब दोपहर के समय में सन को देखेगा उसको ये एकदम यहाँ पर दिखाई देगा, उसी शेप में दिखाई देगा जिस शेप का है।
लेकिन जब सुबह या शाम के समय इस सन को देखेगा ये, तो इस टाइप से ओवल शेप में दिखाई देगा। किस टाइप से दिखाई देगा? ओवल शेप में दिखाई देगा, क्योंकि सुबह या शाम के समय जो रेज ऑफ लाइट है उसका क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्शन होगा। और दोपहर के समय में रे ऑफ लाइट एकदम सीधे आती है। रे ऑफ लाइट कैसे आती है? एकदम सीधे आती है। दोपहर के समय में रे ऑफ लाइट एकदम सीधे आती है। दोपहर के समय में रे ऑफ लाइट एकदम सीधे आती है, लेकिन सुबह और शाम के समय टेम्परेचर वेरिएशन ज्यादा होने की वजह से इस वजह से आप देखिए ये जो शेप है ओवल शेप का दिखाई देता है सन। किस शेप का दिखाई देता है? ओवल शेप का दिखाई देता है। मॉर्निंग और इवनिंग में ओवल शेप का दिखाई देता है, लेकिन दोपहर के समय में जो ओरिजिनल शेप है उसी शेप का दिखाई देता है, क्योंकि जो रे ऑफ लाइट है वो नॉर्मल की डायरेक्शन में आती है। रे ऑफ लाइट किस डायरेक्शन में आती है? नॉर्मल की डायरेक्शन में आती है। इस वजह से यहाँ पर रिफ्रैक्शन ऑब्जर्व नहीं होता, लेकिन यहाँ रिफ्रैक्शन ऑब्जर्व होता है। मैंने आपको बताया हुआ है कि नॉर्मल की डायरेक्शन में आने वाली लाइट रे बिना किसी बेंडिंग के सीधे जाती है, तो ये नॉर्मल की डायरेक्शन में होता है, जबकि मॉर्निंग और इवनिंग के समय ये नॉर्मल की डायरेक्शन में नहीं होता, इसलिए यहाँ रिफ्रैक्शन हो जाता है और उस वजह से ये ओवल शेप का सन दिखाई देता है। अब जो टाइम डिफरेंस आता है, टाइम डिफरेंस जो सनराइज और सनसेट के समय आता है, टाइम डिफरेंस आ जाता है सनराइज और सनसेट के समय ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। सनराइज एंड सनसेट, सनराइज और सनसेट के समय टाइम डिफरेंस आ जाता है। 2 मिनट का जो डिफरेंस है वो मॉर्निंग में आता है, सनराइज के समय आता है, और 2 मिनट का डिफरेंस सन सेटिंग के समय आता है। और ये किस वजह से होता है? इसकी वजह है रिफ्रैक्शन। किसकी वजह से होता है सर? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन की वजह से लगभग 4 मिनट का डिफरेंस आ जाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में आपको पता होने चाहिए। कई बार सीधे सीधे एग्जाम्पल दे दिया जाता है, पूछा जाता है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ठीक है, तो बेसिकली ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है। कौन सा रिफ्रैक्शन है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इसे हम कहेंगे। और ये बेंडिंग ऑफ एन इमर्ज्ड ऑब्जेक्ट, ये रिफ्रैक्शन हो गया, ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है और ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है। तो ये रिफ्रैक्शन के कुछ एग्जांपल्स आपके सामने मैंने रखे। उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। एनसीईआरटी में पेज नंबर 176 पर कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। पहला जो क्वेश्चन है देखिए क्या है। ए रे ऑफ लाइट ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर एंटर्स ऑब्लिकली इनटू वाटर। एक रे ऑफ लाइट जो कि एयर में ट्रेवल कर रही है और एयर में ट्रेवल करते हुए वो वाटर में एंटर करती है। डज द लाइट रे बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल? वाई? यानी एक रे ऑफ लाइट है जो ये मान लीजिए पानी भरा हुआ है, यहाँ पर ये वाटर है, वाटर भरा हुआ है। ठीक है, ये वाटर मीडियम है और रे ऑफ लाइट ऑब्लिकली ऐसे आती है, इस तरीके से रे ऑफ लाइट आती है और इसमें एंटर कर जाती है और इस तरीके से ये बेंड हो जाती है। ये इसका नॉर्मल हो गया, नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। क्यों टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी? टूवर्ड्स द नॉर्मल इसलिए बेंड होगी क्योंकि ये लाइट रे कहां से कहां जा रही है? एयर से वाटर में जा रही है और एयर कैसा मीडियम है? रेयरर मीडियम है, और जबकि वाटर कैसा मीडियम है? डेंसर मीडियम है। तो जब लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है, ये नॉर्मल हो गया। ठीक है, और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इस डेंसर मीडियम में इस लाइट का स्पीड डिक्रीज हो जाता है। डेंसर मीडियम में लाइट का जो स्पीड है, जो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेज इन डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम में लाइट का जो स्पीड है वो डिक्रीज हो जाता है एज कंपेयर टू रेयरर मीडियम। रेयरर मीडियम के कंपैरिजन में डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड डिक्रीज हो जाती है, इस वजह से ऐसा होता है। तो जब कोई लाइट रे
एयर से वाटर में एंटर करती है तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है, क्योंकि रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट जा रही है। उस केस में लाइट की जो स्पीड है वो एयर में तो ज्यादा होगी और वाटर में एंटर करने पर कम हो जाएगी, इस वजह से ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, वो इसी पेज नंबर पर है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन लिए हैं ये मैंने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के। क्या कह रहा है, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50। लाइट कहां से कहां एंटर करती है, एयर से ग्लास में एंटर करती है। तो ये मैं मान लेता हूं एक ग्लास स्लैब, ये ग्लास मीडियम है, ठीक है। और लाइट रे एयर से ग्लास में एंटर करती है। लाइट रे एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, एयर से कहां जाती है, ग्लास में जाती है। और एयर से जब ये ग्लास में जाती है तो ये नॉर्मल है, और इस नॉर्मल के साथ आई एंगल बनाते हुए ये एयर मीडियम में लाइट रे इस ग्लास सरफेस पर गिरती है। और जब ये ग्लास मीडियम में एंटर करती है तो आर एंगल बनाते हुए ये एंटर कर जाती है। और एयर से ग्लास में जब जाएगी लाइट, तो आप जानते हैं एयर जो है रेयरर मीडियम है, जबकि ग्लास जो है डेंसर मीडियम है। तो लाइट रे जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है। कैसे बेंड होती है, टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होती है। ये हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया ही था। तो यहां पर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50। यानी इस ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपको दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है, 1.50। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ग्लास के अंदर स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा। ग्लास मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कितना होगा ये पता करना है। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को c से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये कितना दे रखा है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दे रखा है। तो हमें ग्लास मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट निकालना है। तो देखिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसके बारे में हम जानते हैं, ये क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, और मीडियम क्या है, ग्लास है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू का वैल्यू हमें कितना दे रखा है, 1.50 दे रखा है, और c का वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और v ग्लास हमें निकालना है। तो यहां से आसानी से अब कैलकुलेट किया जा सकता है। ग्लास मीडियम के अंदर जो लाइट का स्पीड होगा वो किसके बराबर आएगा, ये आएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 1.50। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो लगभग कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ग्लास मीडियम के अंदर लाइट का स्पीड आ जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट रिमूव होगा, ऊपर 2 जीरो जाएंगे, 0 से 0 कैंसिल होगा, 15 से 30 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आपने देखा ग्लास के अंदर लाइट की स्पीड डिक्रीज हो गई है। एयर के जो वैक्यूम था, वैक्यूम के अंदर लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, जबकि ग्लास के अंदर इसकी स्पीड डिक्रीज हो गई 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी ग्लास में स्पीड कम होती है। तो इस तरीके से हम स्पीड ऑफ लाइट ग्लास के अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इसी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देखिए, फाइंड आउट फ्रॉम टेबल 10.3 द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑल्सो फाइंड द मीडियम विद लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। वो मीडियम पता करना है जिसका हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी है और जिसका लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी है। किस टेबल से, 10.3। अभी मैं इस टेबल को आपको दिखाऊंगा। देखिए सबसे पहले तो हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब क्या है वो जरा पता कर लीजिए। हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी मैंने कल जब आपको थ्योरी पढ़ाया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो उसमें बताया था हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब है हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका होगा उसकी हायर ऑप्टिकल डेंसिटी होगी, हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी होगी। हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका होगा उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी हाईएस्ट होगी, ठीक है। और जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी लोएस्ट होगी, लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब है
लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब है लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, और हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब होता है हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यदि हमें हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता चल जाए टेबल 10.3 में, तो ये देखिए मैं टेबल 10.3 दिखाता हूं आपको। ये है टेबल 10.3। इस टेबल 10.3 में ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं डिफरेंट मटेरियल्स के, और इसमें यदि हम देखें तो सबसे ज्यादा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डायमंड का है। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे कम होगी। तो ऑब्वियसली एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है तो ये लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी वाला होगा, और जो डायमंड है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है, ठीक है, तो इसलिए ये हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी का मटेरियल होगा। कौन? डायमंड। ठीक है, तो लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी हो गई? एयर की हो गई। इस टेबल के हिसाब से यदि हम देखें टेबल 10.3 में, तो एयर की लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी हो गई जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.0003 है अप्रोक्सीमेटली, जिसको 1 कंसीडर किया जाता है, 1 भी हम ले लेते हैं। और हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी का जो मटेरियल है वो है डायमंड। कौन है? डायमंड है। और डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो होता है 2.42। कितना होता है? 2.42 होता है डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो ये हाईएस्ट और लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी के मटेरियल हो गए। हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी का जो मटेरियल है वो नॉर्मली क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका क्या नाम से, हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी का जो मटेरियल है वो हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला मटेरियल होगा, और लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला मटेरियल होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर बढ़ते हैं। यू आर गिवन केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर। ये 3 मीडियम है, केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर। इन विच ऑफ दीज लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट? सबसे ज्यादा स्पीड लाइट का किस मीडियम में होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इन तीनों मीडियम्स का आपको गिवन है। केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.44, टर्पेंटाइन का है 1.47, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33। तो आप जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट की यदि मैं बात करूं, स्पीड ऑफ लाइट एक तरह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। किसके? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसमें स्पीड कम होगा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वहां स्पीड ज्यादा होगा। तो यदि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यदि मैं बात करूं, तो इस जो वैल्यूज आपको दे रखी हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो सबसे ज्यादा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो केरोसिन का है। केरोसिन के बाद में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका? टर्पेंटाइन, टर्पेंटाइन का सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.47 है। तो टर्पेंटाइन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है, केरोसिन का उससे कम है, और जो वाटर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है। अब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उसके अंदर लाइट की जो स्पीड होगी वो क्या होगी? सबसे कम होगी। यानी टर्पेंटाइन में जो लाइट की स्पीड होगी, टर्पेंटाइन में लाइट की स्पीड सबसे कम होगी, केरोसिन में उससे ज्यादा होगी, और सबसे ज्यादा लाइट की स्पीड किस में होगी? वाटर में होगी। यानी जो लाइट है सबसे ज्यादा फास्टेस्ट किस में ट्रेवल करेगी? वाटर के अंदर ट्रेवल करेगी। तो फास्टेस्ट लाइट विल ट्रेवल फास्टेस्ट इन वाटर मीडियम। therefore we can say that light travel fastest in वाटर मीडियम में लाइट सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ट्रेवल करेगी, क्योंकि वाटर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, तो इसलिए उसमें सबसे ज्यादा स्पीड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डायमंड इज 2.42। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? इसका मतलब क्या है? देखिए, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड आपको गिवन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड ये आपको गिवन है, कितना है?
2.42। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है ये हमें पता करना है। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जब हम बात करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसका रेशो, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम के अंदर वेलोसिटी ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। ये फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, आप सब जानते होंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू सी अपॉन वी होता है। और यहां मीडियम जो है वो कौन दे रखा है, मीडियम दे रखा है हमें डायमंड। मीडियम क्या दे रखा है, डायमंड। सी अपॉन हम वी की जगह लिख सकते हैं वी डायमंड, मीडियम क्या दे रखा है, डायमंड। तो डायमंड के अंदर यदि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है डायमंड का ये दे रखा है 2.42, और सी का वैल्यू आप जानते हैं 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और नीचे लिख सकते हैं आप वी डायमंड, क्या लिख सकते हैं, वी डायमंड। ठीक है, तो यहां से डायमंड का स्पीड आप निकाल सकते हैं। वी डायमंड जो होगा, वी डायमंड ये कितना आएगा, 3 इंटू 10⁸ अपॉन 2.42 मीटर पर सेकेंड। यदि इसको सॉल्व करेंगे तो 3 अपॉन 2.42 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड आएगा। और 3 अपॉन 2.42 करेंगे तो कितना आता है, लगभग 3 में यदि हम डिवाइड करें 2.42 का, तो अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.24 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लगभग इतनी वैल्यू आती है। ये डायमंड के अंदर यदि हम स्पीड ऑफ लाइट देखें तो कितनी आ रही है, डायमंड के अंदर स्पीड ऑफ लाइट जो आ रही है वो कितनी आ रही है, 1.24 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड आ रही है। और यदि हम देखें वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। इसका मतलब जो डायमंड है वो डेंसर मीडियम है। इट मींस डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 होने का मतलब है, इट मींस लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम। यदि लाइट रे एयर से डायमंड पर गिरती है तो लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है। या फिर कह सकते हैं कि जो डायमंड है, डायमंड जो है, डायमंड इज डेंसर मीडियम एज स्पीड ऑफ लाइट इन इट इज डिक्रीजिंग। ठीक है, इसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब डायमंड क्या है, डेंसर मीडियम है। तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 होने का मतलब है कि डायमंड एक डेंसर मीडियम है, क्योंकि इसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट 1.24 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड आती है, जो कि लगभग 1/3 होती है इस वैक्यूम के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है उसका। वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट का लगभग 1/3 यदि हम कहें तो क्या होती है, डायमंड के अंदर स्पीड होती है। तो ये एक बात हुई क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है, इसका मतलब क्या है ये भी आप समझ गए होंगे। आगे मैं बात करूंगा आपसे कि लेंस क्या होते हैं। तो लेंस क्या होता है, लेंस आपने देखा होगा, लेंस इज ए नथिंग बट ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल bounded by either two spherical surface or one spherical and one plane surface। लेंस जो है एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल होता है। जैसे कि आप इस मैग्नीफाइंग ग्लास में देख सकते हैं, ये मेरे हाथ में एक मैग्नीफाइंग ग्लास है। यदि मैं इसके अंदर से इसको निकालूं तो ये एक लेंस है। ये क्या है, लेंस है। ये लेंस बीच में से थिक है और किनारों से पतला है। ठीक है, तो ये कौन सा लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस कहलाता है। ये इस बात आप जानते होंगे। तो ये लेंस जो है देखिए ट्रांसपेरेंट है।
ये ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल है जो कि बाउंडेड है दो स्फेरिकल सरफेस से। एक स्फेरिकल सरफेस तो इधर वाला हो गया और एक स्फेरिकल सरफेस इधर वाला हो गया। एक स्फेरिकल सरफेस इधर वाला हो गया, एक स्फेरिकल सरफेस इधर वाला हो गया। तो यदि हम इस लेंस की डेफिनेशन लिखें तो क्या लिखेंगे? इट इज ए ट्रांसपेरेंट transparent refracting material transparent refracting material bounded by either two spherical surfaces और वन स्फेरिकल दोनों स्फेरिकल हो सकते हैं, या फिर एक स्फेरिकल और एक प्लेन सरफेस भी हो सकता है। एंड वन प्लेन सरफेस मतलब मेरा यह है कि जैसे मैंने अभी ये जो लेंस आपको दिखाई दे रहा है मेरे हाथ में, इस लेंस की तो दोनों सरफेस स्फेरिकल हैं, लेकिन लेंस ऐसा भी हो सकता है जिसकी एक सरफेस प्लेन हो और एक सरफेस स्फेरिकल हो। ठीक है, तो लेंस एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल होता है। ध्यान दीजिए, लेंस एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल होता है। लेंस सिंपली ऐसे नहीं कहेंगे कि ग्लास मटेरियल जो है लेंस हो सकता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि केवल ग्लास से लेंस नहीं बनाया जाता, प्लास्टिक का भी लेंस हो सकता है। ध्यान रखिए, प्लास्टिक का लेंस हो सकता है, ठीक है, वाटर का लेंस हो सकता है, ग्लास का लेंस हो सकता है। ठीक है, आपकी और हमारी जो आंखें हैं उसके अंदर तो क्रिस्टलाइन लेंस है। ठीक है, तो पानी से लेंस बन सकता है, पानी का लेंस हो सकता है, प्लास्टिक का लेंस हो सकता है, ग्लास का लेंस हो सकता है। तो मैंने लिखा है ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल, जिसके अंदर लाइट जाने पर अपना रास्ता बदल देती है, यानी लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड हो जाती है, उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टिंग मटेरियल, जिसके कारण रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, और ऐसा मटेरियल जिसमें लाइट एंटर कर जाती है उस मटेरियल को ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल, जो कि बाउंडेड होता है, घिरा हुआ रहता है, या तो दो स्फेरिकल सरफेस से, या फिर एक स्फेरिकल और एक प्लेन सरफेस से घिरा हुआ रहता है। ऐसे ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल जो दो स्फेरिकल सरफेस या एक स्फेरिकल और एक प्लेन सरफेस से घिरा हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। ठीक है, अब लेंस के बारे में और मैं थोड़ा आपको जानकारी दूं तो ये जो लेंस मैंने अभी आपको मेरे हाथ में दिखाया था, इस लेंस को मैंने यहाँ पर 2D डायग्राम में बनाया है। तो देखिए, ये जो लेंस है, ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, इसको मैंने इस तरीके से बनाया है यहाँ पर। तो ये ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल में इसके अंदर फिलअप कर देता हूं। यदि ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल नहीं होगा तो वो लेंस रिफ्रैक्शन नहीं करेगा। जैसे कि प्रिज्म, यदि होलो प्रिज्म है तो वो रिफ्रैक्शन नहीं करता है। ध्यान दीजिए, जैसे प्रिज्म एक होलो प्रिज्म है तो वो रिफ्रैक्शन नहीं करेगा। ध्यान दीजिएगा, प्रिज्म जो है एक ट्राइंगुलर सरफेस होता है, ट्राइंगुलर यानी तीन साइड से घिरा हुआ एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल को हम प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म जो होता है, प्रिज्म, यदि प्रिज्म की मैं बात करूं आपसे, प्रिज्म में आगे बताऊंगा आपको ह्यूमन आइज वाले चैप्टर में। प्रिज्म में क्या होता है, इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है जो कि इक्विलैटरल ट्राइंगल हो सकता है, किसी और शेप का भी ट्राइंगल हो सकता है, यानी इसमें तीन साइड्स होती है। ध्यान रखिए, प्रिज्म के अंदर एक साइड, दो साइड और ये तीन साइड होती हैं, और इसके अंदर ये ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल भरा रहता है। तो जो ट्राइंगुलर शेप का होता है उसे हम कहते हैं प्रिज्म, लेकिन जो इस टाइप का शेप होता है जिसकी दोनों सरफेस स्फेरिकल या दोनों में से एक सरफेस स्फेरिकल और एक प्लेन होती है, उसे हम लेंस कहते हैं। ये ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल हमने इसमें भर दिया, यानी जो बीच में से मोटा और किनारों से पतला होता है उसे हम कहते हैं डबल कॉन्वेक्स इसका नाम हो सकता है, या सिंपली कॉन्वेक्स कह सकते हो, या सिंपली कह सकते हो कन्वर्जिंग लेंस। क्या कह सकते हैं? और कन्वर्जिंग लेंस, किसी भी नाम से आप इसे जान सकते हो। कन्वर्जिंग लेंस, डबल कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्वेक्स लेंस। सिंपली हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे, नाम बार बार कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे। डबल कॉन्वेक्स इसलिए बोला गया कि इसमें दो कॉन्वेक्स सरफेस हैं, ये दो कॉन्वेक्स सरफेस हैं, इसलिए इसको डबल कॉन्वेक्स लेंस बोला गया है। ठीक है, या कन्वर्जिंग लेंस इसलिए बोला गया है कि जब इसके ऊपर हम लाइट गिराएंगे तो ये लाइट रेज को क्या करता है? इकट्ठा करता है, एक पॉइंट पर फोकस करता है।
ठीक है। दूसरा जो लेंस हो सकता है वो इस टाइप का होता है, जो बीच में से पतला और किनारों से मोटा हो। जो बीच में से पतला और किनारों से मोटा हो, ऐसा भी लेंस हो सकता है। इस टाइप का लेंस जो बीच में से पतला और किनारों से मोटा हो, और इसमें ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल भरा होता है। ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल इसके अंदर भरा हुआ होता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल इसके अंदर भरा हुआ रहता है। ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल इसके अंदर भरा हुआ रहता है। इस लेंस, इसे भी एक लेंस कहते हैं, लेकिन इसमें ये जो दोनों सरफेस हैं, स्फेरिकल सरफेस, ये कॉनकेव नेचर की हैं। मैंने आपको बताया था कॉन्वेक्स, वैक्स का मतलब चोटी, जो चोटी पर्वत की चोटी के जैसे उठा हुआ हो वो कॉन्वेक्स। और जो कॉनकेव, कॉनकेव का मतलब जो केव मतलब गुफा के जैसा होता है। इसमें दो कॉनकेव सरफेस हैं, एक कॉनकेव सरफेस ये हो गया, एक कॉनकेव सरफेस ये हो गया, तो इसे हम कहते हैं डबल कॉनकेव लेंस। डबल कॉनकेव लेंस, या फिर सिंपली कहते हैं कॉनकेव लेंस। क्या कहेंगे? कॉनकेव लेंस, या फिर कहेंगे डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस भी इसे हम कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। तो जो बीच में से पतला और किनारों से मोटा होता है वो कॉनकेव लेंस होता है। इसके अलावा लेंस इस टाइप का भी हो सकता है बेटा, जिसकी एक सरफेस कॉन्वेक्स हो और दूसरी सरफेस कॉनकेव हो। इस टाइप का भी लेंस हो सकता है। ये कॉनकेव सरफेस हो गया और ये कॉन्वेक्स सरफेस हो गया, और इसमें ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल ये भरा हुआ है। तो ये इस टाइप का भी लेंस हो सकता है। इसे हम कहेंगे कॉन्वेक्सो कॉनकेव। क्या कहेंगे बेटा इसे? कॉन्वेक्सो कॉनकेव। कॉन्वेक्सो कॉनकेव, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस कहते हैं इसे। ठीक है। इसके अलावा यदि इस डबल कॉन्वेक्स लेंस को हम बीच में से यहां से कट कर दें ऐसे, तो उस केस में जो लेंस बनेगा, दो लेंस बन जाएंगे। एक लेंस तो इस तरीके से बनेगा, ठीक है, और एक लेंस इस तरीके से बनेगा उसी साइज का। यदि एक डबल कॉन्वेक्स लेंस को इस तरीके से बीच में से कट कर दें, इस लेंस को बीच में से कट कर दें, तो इस टाइप के दो लेंस बन जाएंगे। और ये दोनों लेंस देखिए किस टाइप के बन गए, जिनमें एक सरफेस तो स्फेरिकल है और दूसरा सरफेस प्लेन है। तो ये बन गया प्लेनो कॉन्वेक्स। जो एक सरफेस है स्फेरिकल वो कॉन्वेक्स नेचर का है, और एक सरफेस इसका प्लेन है, तो ये क्या बन जाएगा? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बन जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस कहेंगे। प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस कहेंगे इन दोनों को। ये भी प्लेनो कॉन्वेक्स है, ये भी प्लेनो कॉन्वेक्स है। ऐसे ही इस डबल कॉन्केव लेंस को बीच में से कट कर दें, तो दो लेंस यहां पर भी हमें मिलेंगे। एक लेंस तो मिलेगा इस टाइप का, एक लेंस तो मिलेगा इस टाइप का, और एक लेंस मिलेगा आपको इस टाइप का। ठीक है। तो इसमें एक सरफेस प्लेन है और एक सरफेस कॉनकेव है, तो इसे हम कहेंगे प्लेनो कॉनकेव लेंस। क्या कहेंगे इसे? प्लेनो कॉनकेव लेंस। प्लेनो कॉनकेव लेंस कहेंगे इसे, प्लेनो कॉनकेव लेंस कहते हैं इसे। ठीक है, इसे हम कहते हैं प्लेनो कॉनकेव लेंस। प्लेनो कॉनकेव लेंस, प्लेनो कॉनकेव लेंस इसे हम कहते हैं, प्लेनो कॉनकेव लेंस। प्लेनो कॉनकेव लेंस, प्लेनो कॉनकेव लेंस इसे हम कहते हैं, और इसे हम कहते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। अब देखिए, जो कॉन्वेक्स लेंस है उसको हम कन्वर्जिंग लेंस के नाम से भी जानते हैं। देखिए, एक बात यहां पर और बताऊंगा मैं आपको। जो सेंटर पॉइंट होता है लेंस का, ये वाला जो सेंटर पॉइंट होता है, इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, सी से या ओ से। इस सी को हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। ऐसे ही इसका ऑप्टिकल सेंटर ये हो गया, इसका सेंटर पॉइंट, ये ऑप्टिकल सेंटर हुए। ठीक है। और यहां से यहां तक का ये जो हिस्सा है इसको कहते हैं अपर्चर। क्या कहते हैं? अपर्चर। और ये जो लाइन यहां से पास होती है इस तरीके से, ये कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। इसके अलावा और भी बातें मैं आपको बताऊं, देखिए अलग से डायग्राम में मैं बताता हूं आपको। ये जो डबल कॉन्वेक्स लेंस होता है, जिसको सिंपली आप कॉन्वेक्स लेंस कहते हो, ये बनाया मैंने कॉन्वेक्स लेंस। जिसे इसे हम कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं? देखिए, ये होता है इसका क्या? ऑप्टिकल सेंटर। सी जो है ऑप्टिकल सेंटर है, और इस ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसे हम इसका प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इसके लेंस के केस में कई सारे फोकस होते हैं। ये जो फोकस है ये मेन फोकस है। ऐसे ही लेफ्ट साइड में भी इसका मेन फोकस होता है। जितना डिस्टेंस
जितना डिस्टेंस F1 का है राइट साइड में, उतना ही डिस्टेंस C से F2 का है लेफ्ट साइड में। तो ये दोनों मेन फोकस कहलाते हैं। जब लाइट आप लेफ्ट साइड से गिराओगे तो फोकस करेगा राइट साइड में F1 पर, और जब राइट साइड से लाइट गिराओगे तो फोकस हो जाएगा कहां पर, लेफ्ट साइड के फोकस F2 पर। तो F1 और F2 जो है मेन फोकस कहलाते हैं। और उसके बाद में ये हो गया 2F1, और ऐसे ही ये हो गया 2F2। ये 2F1 और 2F2 जो है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता था मिरर में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था उसकी जगह ये 2F1 और 2F2 आ गए। जो 2F1 है, C से 2F1 का डिस्टेंस C से F1 की डिस्टेंस का डबल होता है। इस डिस्टेंस का जो डबल है वो ये होता है C2F1, और C से F1 का जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस F1 से 2F1 का है। वैसे ही C से F2 का जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस F2 से 2F2 का है। तो जो डिस्टेंस C से 2F2 का है उसका आधा डिस्टेंस क्या हो गया, CF2 हो गया। ऐसे ही बहुत सारे फोकस राइट साइड में हो सकते हैं, लेफ्ट साइड में हो सकते हैं। केवल एक फोकस नहीं होता, दोनों साइड में फोकस होते हैं, और दोनों साइड में भी केवल एक एक फोकस नहीं हो सकते, बहुत सारे फोकस हो सकते हैं लेंस के केस में, ध्यान रखिएगा। तो ये ऑप्टिकल सेंटर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये मेन फोकस है F1 F2, और उसके बाद में ये सेकेंडरी फोकस हैं जो राइट और लेफ्ट में कई जगह हो सकते हैं। जब इसके ऊपर हम लाइट गिराते हैं इन्फिनिटी से, यानी सन से आने वाली लाइट जब हम इस पर गिराते हैं, सोर्स जो सन है वो इन्फिनिटी पर है, तो जब पैरेलल लाइट रेज इस पर आएंगी तो यहां पर जाने के बाद ये रिफ्रैक्ट होकर के ये फोकस की तरफ जाएंगी। कहां जाएंगी, फोकस की तरफ जाएंगी, और इस तरीके से ये सारी की सारी लाइट रे कहां कन्वर्ज हो जाएंगी, इस मेन फोकस पर कन्वर्ज हो जाएंगी। तो यहां पर लाइट रेज क्या हो रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं, इकट्ठी हो रही हैं, इसलिए इस लेंस को क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। इस लेंस को क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। और ऐसा तब होगा जब इस लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लेंस के बाहर जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये तो लेंस के बाहर के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और ये लेंस के अंदर के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। जब लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के बाहर के मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होता है, तभी कोई लेंस अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी शो करता है। ध्यान दीजिएगा, लेंस अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी तभी शो करता है जब लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के बाहर के मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा हो। जब लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये μ2 जो है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, ये μ2 है। लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हुआ बेटा, μ2। और ये जो μ1 है ये बाहर के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम आउटसाइड लेंस के बाहर जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। तो जब लेंस का मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है और बाहर के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो जो लेंस है वो अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी शो करेगा, यानी ये कॉन्वेक्स लेंस है तो वो कन्वर्ज करेगा। यदि इसका उल्टा हुआ तो लेंस अपना उल्टा बिहेवियर शो करता है। अभी मैं बताऊंगा आपको वो केस भी। देखिए, अब यहां पर इसके अलावा ये भी जान लीजिए कि जो ऑप्टिकल सेंटर है लेंस का, इस ऑप्टिकल सेंटर से ये जो F1 का डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। इसे हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ, स्मॉल f से रिप्रेजेंट किया जाता है। और यदि मैं बात करूं कॉन्वेक्स लेंस के फोकल लेंथ की, कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ है, आप देख सकते हैं ये राइट साइड में आ रहा है डिस्टेंस, तो ये फोकल लेंथ कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ध्यान रखिए, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव आता है, इसलिए इसका जो पावर होगा वो भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। क्योंकि जो पावर होता है लेंस का, पावर ऑफ ए लेंस, जिसको हम आगे बात करेंगे और डिटेल में, पावर ऑफ ए लेंस जिसको P से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये P का वैल्यू बराबर होता है 1 फोकल लेंथ के। यदि इफ F इज इन मीटर, और यदि F सेंटीमीटर में है, यदि F फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है, यदि फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है, तो उस केस में जो फॉर्मूला होगा वो 100/f होगा। 100/f होगा। पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला 100/f होगा यदि फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है, और पावर का फॉर्मूला 1/f होगा यदि फोकल लेंथ मीटर में है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है तो पावर भी क्या होती है, पॉजिटिव होती है।
और यहाँ पर इसके आगे बढ़ेंगे और आगे मैं आपको और स्पेशल केस यहाँ पर बताता हूँ लेंस का। यदि मैंने अभी अभी कहा कि यदि लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर के मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है तो लेंस अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी शो करता है। लेकिन लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि लेंस का मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 बाहर का जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है, यानी लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है किससे? बाहर के मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। बाहर का मीडियम एयर है और अंदर का मीडियम ग्लास है, तो उस केस में जो लेंस है वो किस तरीके की प्रॉपर्टी शो करेगा? देखिए ये हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर, एक लाइट रे ये आ रही है, ये सीधे निकल जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली लाइट रे सीधे जाती है और ये इसका मेन फोकस राइट साइड का हो गया और ये मेन फोकस लेफ्ट साइड का हो गया और यहाँ हो गया 2f1 और यहाँ हो गया इसका 2f2। ठीक है, अब लाइट रे इस तरीके से पैरेलल जब गिराओगे आप तो इस केस में जब लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है और बाहर के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो लेंस अपनी ओरिजिनल एक्शन शो नहीं करेगा, ओरिजिनल प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। इस समय जो कॉन्वेक्स लेंस है वो कन्वर्ज करने के बजाय लाइट रेज को क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा। ध्यान दीजिएगा, इस समय जो लाइट रेज होंगी यहाँ पर वो डाइवर्ज हो जाएंगी, तो लेंस अपना ओरिजिनल एक्शन यहाँ पर शो नहीं करेगा। यहाँ पर जो लाइट रेज हैं वो डाइवर्ज हो रही हैं, यानी लाइट रे जो लेंस है वो डाइवर्जिंग बिहेवियर शो कर रहा है। कैसा बिहेवियर शो कर रहा है? डाइवर्जिंग बिहेवियर शो करता है। कब? जब लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर के मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है तो। लेकिन एक तीसरी पॉसिबिलिटी और हो सकती है। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि यदि लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर के मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है तो क्या होगा? तो यदि ऐसी सिचुएशन है, यदि लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर के मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है तो उस केस में लाइट रे अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट नहीं होती है, जैसे आ रही थी वैसे ही उसी डायरेक्शन में जाती रहेंगी, यानी यहां पर रिफ्रैक्शन नहीं होगा। यहां पर रिफ्रैक्शन नहीं होगा। कब? जब बाहर के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है तो वो लेंस एक लेंस की तरह व्यवहार नहीं करेगा। ठीक है, ये जो है रिफ्रैक्शन नहीं करेगा, जिस तरीके से लाइट आ रही है उसी तरीके से जाती रहेगी, कोई डेविएशन इनके पाथ में नहीं आएगा। तो आपने देखा यहाँ पर मैंने आपको ये बताया कि ये एक कॉन्वेक्स लेंस जो है, एक कॉन्वेक्स लेंस से हम डाइवर्जिंग बिहेवियर, कॉन्वेक्स लेंस का जो ओरिजिनल बिहेवियर है वो क्या है? लाइट रेज को कन्वर्ज करना। लेकिन हम इससे लाइट रेज को डाइवर्ज भी करवा सकते हैं। कब? जब हम बाहर के मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ज्यादा कर दें लेंस के मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो वहीं दूसरे लेंस की मैं अब बात करता हूं आपसे। जो दूसरा लेंस है वो है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस की मैं व्यवहार की बात करता हूं। कॉनकेव लेंस जिसको आप डाइवर्जिंग लेंस के नाम से भी जानते हैं, ये ओरिजिनल प्रॉपर्टी होती है कॉनकेव लेंस की, डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी होती है। तो डाइवर्जिंग बिहेवियर शो करता है कॉनकेव लेंस। और कब शो करता है? देखिए ये है एक कॉनकेव लेंस जो बीच में से पतला और किनारों से मोटा होता है। ठीक है, इस टाइप का एक कॉनकेव लेंस होता है। इस कॉनकेव लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 और बाहर के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। यदि लेंस का मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर के मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है तो मैंने आपको बताया था कि लेंस अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी शो करता है। ये ऑप्टिकल सेंटर, ये इसका लेफ्ट साइड का फोकस f2 और ये राइट साइड का फोकस f1 मेन फोकस है ये, उसके बाद में ये सेकेंडरी फोकस है। ऐसे ही ये 2f2 हो गया। अब यदि लाइट रेज को पैरेलल इसके ऊपर गिराया जाए तो इसकी ओरिजिनल प्रॉपर्टी क्या है? इस लेंस की ओरिजिनल प्रॉपर्टी है डाइवर्जिंग बिहेवियर, डाइवर्ज करता है ये लाइट रेज को। और देखिए यहाँ पर लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है, तो इस केस में ये अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी ही शो करेगा। इस तरीके से ये ओरिजिनल प्रॉपर्टी शो करेगा, डाइवर्जिंग बिहेवियर शो करेगा और ऐसा लगेगा कि ये लाइट रेज कहां से आ रही है? f2 से डाइवर्ज हो रही है, f2 से जा रही है। इसलिए यहां पर जो फोकल लेंथ होगी, ये जो फोकल लेंथ है ये वाली होगी, क्योंकि इसका फोकस ये वाला होगा। और इस केस में ये जो फोकल लेंथ है स्मॉल f, ये जो स्मॉल f है कॉनकेव लेंस के लिए
कॉनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ कैसी होती है, नेगेटिव होती है। और जब कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होगी तो पावर जो होगी कॉनकेव लेंस की वो भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। पी क्या हो गया, पावर हो गया। कॉनकेव लेंस की पावर नेगेटिव होती है, फोकल लेंथ भी नेगेटिव होती है। अब यदि कॉनकेव लेंस से आप लाइट रेस को कन्वर्ज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको लेंस के मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम में लेंस रखा हुआ है उस मीडियम का बनाना पड़ेगा। तो यदि आप कॉनकेव लेंस से, ये कॉनकेव लेंस है, इससे आप चाहते हैं कि ये लाइट रेज को डाइवर्ज ना करे, यानी ये अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी शो ना करे और ये लाइट रेज को डाइवर्ज करने के बजाय कन्वर्ज करने लगे, तो उसके लिए क्या करना होगा कि जो लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, उससे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको जिस मीडियम में ये लेंस रखा हुआ है उस मीडियम का बनाना पड़ेगा। तो यदि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है और लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो उस केस में ये जो लेंस है कॉनकेव लेंस जिसका ओरिजिनल बिहेवियर डाइवर्जिंग है वो अब कन्वर्ज करने लगेगा, लाइट रेज को क्या करने लगेगा, कन्वर्ज करने लगेगा। तो इस समय ये कन्वर्जिंग बिहेवियर शो करेगा, देखिए कन्वर्जिंग बिहेवियर शो करेगा इस समय, यानी अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा यदि लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। और तीसरा केस जैसा कि हमने कॉनकेव लेंस में भी लिया था, इसमें भी हम वो तीसरा केस लेते हैं, यदि लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर के मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है तो उस केस में जो ये कॉनकेव लेंस है ये कोई रिफ्रैक्शन नहीं करेगा। इस केस में इसके ऊपर इंसिडेंट होने वाली लाइट रेज बिना बेंडिंग के, बिना रिफ्रैक्शन के सीधे निकल जाएंगी, यानी यहां पर कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, यहां पर कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा जब लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है। तो ये बात हुई लेंस के बिहेवियर की। इसमें मैंने आपको ये बताया कि कब लेंस जो है अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी शो करता है और कब नहीं करेगा, ये सारी बातें मैंने यहाँ पर आज की आपसे। इसके अलावा मैंने आपको फोकस के बारे में भी बताया कि मेन फोकस क्या होता है लेंस का, ठीक है। और लेंस, कॉन्वेक्स लेंस जो है कन्वर्जिंग बिहेवियर शो करता है और जो कॉनकेव लेंस है वो डाइवर्जिंग बिहेवियर शो करता है। ये बातें भी मैंने आज इस लेक्चर में की। अगले लेक्चर में हम जानेंगे कि कैसे लेंस से इमेज फॉर्मेशन किया जाता है। हम पहले गोल्डन रूल्स जानेंगे इमेज फॉर्मेशन के लिए और उसके बाद में कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस से बनने वाली इमेजेस के बारे में जानेंगे, इमेज फॉर्मेशन करके देखेंगे। और उसके बाद में फिर हम बात करेंगे लेंस फॉर्मूला यानी लेंस इक्वेशन की और मैग्निफिकेशन बाय लेंस की, देन पावर ऑफ ए लेंस की भी बात हम करेंगे। तो आज इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।